कर रहे हैं। जो उन्होंने दबाने के लिए कहा था शायद वो कितने नहीं, वो दबा दिया था हमने। कर रहे हैं पीछे शायद कुछ या कुछ ना कर रहे हैं पीछे शायद, मतलब कि कोई उन्होंने कैसी जेड़ा है ना इन्हों दबा देना और एंड विच ना कहते जो इंटरव्यू का एंड हो जाएगा ना तो उहदे ते लिखा आएगा क्रिएट एंड शेयर, उन्होंने जरूर अपना दबाना है, क्रिएट एंड शेयर। ठीक है, एंड विच बिल्कुल जो खत्म हो जाएगा इंटरव्यू। जी स्वागत। कोई आवाज तो नहीं आ रही ना ठीक। ठीक है सर ना उन्होंने कैसी कहा कि बस ये दबाते ही ना वो फाइनल स्टार्ट हो जाएगा और बस आपको बोलना है उसके बाद। अजय तो कुछ ऐसा आ नहीं रहा, आभास नहीं है कोई। कोई जी सर स्टार्ट नहीं हुआ। जी सर, जी सर, जी सर। फिनिश अपना इस पे वो कर दूं, इस पे फिनिश आ रहा है लिखो। जी सर, हाँ जी ठीक है, मैंने नहीं किया। ठीक है जी सर। हाँ हाँ हो गया, ऑन हो गया, ऑन हो गया सर। हाँ ऑन हो गया सर, ऑन हो गया। हाँ जी आ गया सर, आ गया। राइट, श्योर सर, श्योर सर, श्योर सर, श्योर पक्का। स्टार्ट है पापा, जरा ध्यान से ना, ऐसे नहीं अभी जो कहेंगे बोलने के लिए। यहाँ पे देखना पापा एक बारी, यहाँ पे ऊपर नहीं, नीचे नीचे थोड़ा सा नीचे। हाँ वो फोटो ऑड ना लगे। तो सर स्टार्ट कर दें अपना बोलना पापा। ठीक है पापा, बोलना स्टार्ट कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम त्रिलोकदीप है। मैं कभी दिनमान में काम करता था और वात्स्यायन जी और रघुवीर साहब के साथ काफ़ी दिनों तक काम किया। रघुवीर साहब जी के पत्रकारिता जीवन पर मैं बात करूंगा और साथ में उनके मानवीय गुणों पर। सबसे पहले मैं अपना परिचय भी देना चाहूँगा। मेरा जन्म 11 अगस्त 1935 को अविभाजित भारत में हुआ था। स्थान था तहसील फाजिया, ज़िला गुजरात। जन्म के कुछ समय बाद हम लोग रावलपिंडी शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि मेरे पिताजी श्री अमरनाथ और मेरे चाचा जी श्री परमानंद वहीं रहते थे, काम करते थे, उनका अपना था।
थोड़ा सा बड़ा होने पे मैं डैनिश स्कूल में पढ़ा था। रावलपिंडी का डैनिश स्कूल बहुत ही प्रतिष्ठित माना जाता है। 1947 के शुरू में वहाँ कुछ दंगे हुए थे और हम लोग कुछ समय के लिए कैंपों में, शिविरों में भी रहे थे। उस दिन के बाद से ही हमारे पिताजी का मन खट्टा हो गया और हम लोग 5 अगस्त 1947 को रावलपिंडी छोड़कर बस्ती के पास टिनिच, जिसे आमा बाज़ार भी कहते हैं, आगे। वहाँ मेरे पिताजी कुछ परिचित रहते थे। वहाँ हम लोग 2 साल रहे। ये बता दूं, जब मैं रावलपिंडी से चला था, मैं उस समय उर्दू पढ़ता था, मुझे हिंदी नहीं आती थी। तो जो हिंदी मैंने सीखी वो आमा बाज़ार यानी टिनिच में सीखी। 1949 में हम लोग रायपुर आ गए, जो आज छत्तीसगढ़ की राजधानी है। वहाँ माधवराव सप्रे स्कूल में मेरा दाखिला हुआ। उस समय 2 ही स्कूल थे, सेंट पॉल या लारी स्कूल। लारी स्कूल का मतलब माधवराव सप्रे हाई स्कूल। वहाँ पर मैं पढ़ा, हिंदी में पारंगत हो गया था। मेरी मदद की मेरे टीचर सुराज प्रसाद त्रिवेदी ने। लेकिन दुर्भाग्य से 1952 में मेरे पिताजी का निधन हो गया, 38 साल की उम्र में। बावजूद उसके मैंने अपना अध्ययन जारी रखा और लिखना शुरू कर दिया। 1952 में पहली मेरी आलेख छपा वहाँ के स्थानीय पत्र दैनिक महाकौशल में। तब उसके संपादक थे वैशम पायन जी, जो क्रांतिकारी थे, और मालिक थे श्यामाचरण शुक्ल। इस तरह से मेरा लेखन का कार्य 1952 में शुरू हुआ। 1954 में मैंने अपनी हायर सेकेंडरी की टाइपिंग सीखी। कुछ समय के लिए रायपुर में वन संरक्षक विभाग में काम किया। बाद में मेरे चाचा जी श्री परमानंद जी के आग्रह पे मैं दिल्ली आ गया। यहाँ लोकसभा सचिवालय में हिंदी टाइपिस्ट की नौकरी शुरू की। नौकरी करते करते ही मैंने आगे पढ़ाई शुरू रखी। उन दिनों दिल्ली में एक कॉलेज था, पंजाब यूनिवर्सिटी कैंप कॉलेज। वो उन लोगों के लिए बनाया गया था जो उधर से, पाकिस्तान से विस्थापित होकर लोग आ रहे हैं, ताकि उनकी पढ़ाई जारी रह सके। तो वहाँ से मैंने 1959 में BA ऑनर्स राजनीति शास्त्र में किया और इस प्रकार अपना पढ़ाई का काम ख़त्म करके आंशिक तौर पे ही सही कुछ IAS PCS के लिए तैयारी की। जब वहाँ सब कुछ नहीं हुआ तो फिर मैंने लेखन कार्य शुरू कर दिया। शुरुआत फिर से मैंने की 1962-63 में। लोकसभा के उपाध्यक्ष थे सरदार हुकम सिंह, उनके यात्रा संस्मरण अनुवाद किए। जब वो लोकसभा अध्यक्ष बन गए तो उनका यात्रा संस्मरण अनुवाद करके धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, नवनीत, कादम्बनी आदि में छपवाया करता था। साप्ताहिक हिंदुस्तान के एक थे जयप्रकाश भारती, वो मेरे मित्र बन गए और उन्होंने मुझे कहा कि आप लेखन का कार्य शुरू रखिए। तो इस तरीके से मैं लेखन भी करता रहा, लेकिन लोकसभा भी छोड़ने का मन बना लिया। किस्मत से निर्माण शुरू हो गया। वात्स्यायन जी से भेंट हुई, जो मेरे आदर्श थे, क्योंकि उनकी किताबें ही पढ़ के शेखर एक जीवनी, नदी द्वीप में आगे बढ़ा था। तो अपने आराध्य को देखने के लिए मैं उनसे मिला, निवेदन किया 1965 में। उन्होंने कहा कि आप पार्लियामेंट में काम करते हैं, लोकसभा में काम करते हैं, उसके लिए हमें भेजिए कुछ ना कुछ। तो लेखन या कुछ कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन मैंने 1965 से शुरू कर दिया था और 1 जनवरी 1966 को मैं दिनमान में बाकायदा आ गया और एक उप संपादक के तौर पर मेरी नियुक्ति हो गई। तो इस तरह से
सच्चिदानंद वात्स्यायन अग्गे मेरे पहले संपादक थे, मेरे गुरु थे, जिन्होंने मुझे यहाँ ब्रेक दिया और इस प्रकार मैं आगे बढ़ता रहा। जहाँ तक रघुवीर साहब जी का संबंध है, मैं उनके नाम से तो परिचित था, कभी मिला नहीं था, लेकिन जब मैं 66 में यहाँ आ गया तब उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ यूँ कि हम लोग टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग में 7 बहादुर जफ़र रोड पे बैठा करते थे सभी लोग का मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम और महाराष्ट्र टाइम के लोग एक ही मंजिल में बैठा करते थे, दूसरी मंजिल पे। तो आते जाते हम लोग सब एक दूसरे से मिला करते थे। एक दिन मेरे एक मित्र सतिंदर सिंह, जो इकोनॉमिक्स टाइम में काम करते थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आओ तुम्हें एक व्यक्ति से मिलवाते हैं। तो जब मुझे उन्होंने मिलवाया तो बताया ये श्री रघुवीर साहब हैं, नवभारत टाइम्स में विशेष संवाददाता हैं, बहुत अच्छे कवि भी हैं, लेखक भी हैं और इनकी जो रिपोर्ट है वो आम लोगों से हट के होती है। तो बड़ी इज्जत के साथ, बड़े प्यार के साथ वो मुझे मिले और उन्होंने कहा कि मैं आपको जानता हूँ इसलिए कि वात्स्यायन जी ने आपका उल्लेख किया था। तो ये हमारा पहला परिचय था, लेकिन जिस प्यार से वो मुझे मिले मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैं तो नया था उनके सामने, लेकिन उनके प्यार से, उनके अपनेपन से मैं बहुत मुतासिर हुआ, बहुत प्रभावित हुआ। होता यूँ था कि दिनमान में विधिवत कहीं कोई रिपोर्टर नहीं था। 13-14 लोग मिलकर दिनमान निकालते थे, साप्ताहिक पेपर था, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां थीं। उम्मीद ये की जाती थी कि इसका स्तर वैसा ही कुछ हो जैसा कि अमेरिका की अखबार टाइम या न्यूज़वीक का है, हाँ भारतीय स्वरूप लिए हुए हो। अब ये 13-14 आदमी कितना कर सकते थे ये आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल काम था। बहरहाल अज्ञे जी का निर्देशन और उसके बाद रघुवीर साहब जी का सहयोग और दिशा निर्देश हम सबको ये करने के लिए प्रेरित करता रहा। रघुवीर साहब जी से मेरी मुलाकातें अब फील्ड में होने लगी थी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि दिनमान में कोई भी विधिवत रिपोर्टर नहीं था। सभी लोग रिपोर्टिंग भी किया करते थे, स्थानीय रिपोर्टिंग भी और बाहरी रिपोर्टिंग भी। तो मेरा कुछ ऐसा विषय थे वात्स्यायन जी ने मुझे दिए थे, जैसे कि विदेश और प्रतिरक्षा, ये मेरे मुख्य बीट थे, लेकिन साथ ही मैं स्थानीय रिपोर्टिंग भी किया करता था। तो ऐसे बीट कवर करते करते मुझे जगह जगह रघुवीर साहब जी मिल जाते। हम आपस में बड़ा प्यार से बातचीत करते, अपने नोट्स एक्सचेंज करते और दोनों मिल के ही दफ्तर आ जाते, क्योंकि उस समय हम एक ही बिल्डिंग में बैठा करते थे। इस तरीके से उनका स्नेह, उनका प्रेम, उनका मार्गदर्शन मुझे तभी से मिलना शुरू हो गया था। जब वो 1969 में या 68 में विधिवत दिनमान में आ गए तो ये मेरे लिए कोई अनहोनी बात नहीं थी या मेरे लिए कोई नयापन नहीं था। तो मैं उन्हें देख चुका था, जान चुका था, समझ चुका था, क्योंकि हम दोनों फील्ड में रहते थे और कवर किया करते थे। उनके बारे में अक्सर पीआईबी में सुनने को मिलता था, जो बड़े बड़े अधिकारी थे, कि इनकी रिपोर्टिंग में लालित्य है, इनकी रिपोर्टिंग में काव्य है, इनकी रिपोर्टिंग सपाट नहीं है, बहुत बेहतरीन रिपोर्टिंग करते हैं और पढ़ के मज़ा आता है। मुझे अच्छा लगता था कि कोई पीआईबी सरकारी नौकर उनके बारे में ऐसा कहता हो। आमतौर पे धारणा ये होती है कि सरकारी नौकर को सपाट रिपोर्टिंग या अपनी विज्ञप्तियाँ ही समझ में आती हैं, बेहतरीन रिपोर्टिंग उनके सिर के ऊपर से निकल जाती है। लेकिन मुझे उस समय के चीफ थे यूएस तिवारी, वो उनको बहुत मानते थे, मुझे भी इज्जत दिया करते थे। वो कहा करते थे कि ये गज़ब का आदमी है, गज़ब का दिखाड़ी है। हम जानते हैं कि बेहतरीन कवि है, लेकिन इतना अच्छा फील्ड में काम करेगा हमें नहीं मालूम था। लेकिन मेरे लिए बहुत ये सुखद चीज़ें हुआ करती थी और मेरा मन और मैं बहुत खुश होता था। लगता था कि मैं जिस आदमी के
दिशा निर्देश में काम कर रहा हूँ, वो इतना जाना पहचाना, इतना प्यारा आदमी है और लोग उसे इतनी इज्जत देते हैं, इतना सम्मान देते हैं, इतना प्यार देते हैं। जब वो विधिवत दिनमान में आ गए तो हम लोग मिला करते थे। ये कोशिश रहती थी कि किसी को ऐसा भी न लगे कि हम एक दूसरे को बहुत प्रिय हैं, जानते हैं, लेकिन हमें अपना काम करने का हमेशा मज़ा आया करता था। हमसे वो हमेशा दिशा निर्देश हमें दिया करते थे। एक दिन बोले कि दीप जी ऐसा कीजिए कि आप कश्मीर चले जाइए। मैंने कहा क्या हो गया? उन्होंने कहा वहाँ पर लद्दाख में जाना है और कुछ वहाँ गड़बड़ी हैं, कोई राजनीतिक स्टोरी है, क्योंकि आप डिफेंस कवर करते हैं, तो उनसे कहिए कि आपके जाने का इंतज़ाम करें। मैं उनसे निवेदन किया डिफेंस वालों से, उन्होंने कुछ और पत्रकार तैयार किए, तो इसलिए मुझे वहाँ जाने का मौका मिला। लेकिन जाने से पहले मैंने उनसे निवेदन किया कि साहब वो कश्मीर का मामला है, हमारे यहाँ एक कश्मीरी साथी हैं जवाहरलाल जी कौल, उनका क्यों नहीं भेज देते? तब उन्होंने कहा बैठ जाइए मेरे सामने। मैंने बैठा। उन्होंने कहा देखिए आपके साथ कुछ विदेशी लोग भी होंगे। मैंने कहा हो संभव है। तो बोले वो क्या हिंदी जानते हैं? मैंने कहा ज़रूरी नहीं है। बोले आप तो हिंदी भी जानते हैं ना। जब हम लोग विदेश जाते हैं या विदेशी यहाँ पर आते हैं, वो भी यहाँ कवरेज करते हैं। जब वो कवरेज करते हैं तो क्या वो हमारी भाषा जानते हैं? उनकी भी तो कोई मदद करता होगा। और हम लोग जो हिंदुस्तानी हैं ये कोशिश करते हैं कि पहले उनको पढ़ें कि उन्होंने क्या लिखा है। तो इस तरीके से आप इस देश से अनजान नहीं हैं, उस स्थान से अनजान नहीं हैं। मैं कौल साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस काम को आप करें क्योंकि डिफेंस आपकी बीट है। एक बात यहाँ और बता दूँ, वहाँ सैन जी ने जब लोगों को रखा था तो कुछ चीज़ें उन्होंने बड़ी सोच समझ कर रखी थी। जैसे हमारे साथियों में बंगाली भाषी भी थे जिनका नाम था शुक्ला रुद्र, श्रीमती शुक्ला रुद्र। हमारे यहाँ कश्मीरी भी थे जैसे जवाहरलाल जी कौल। मैं पंजाबी था या पंजाबी हूँ और हिंदी भी जानता हूँ, तो मुझे पंजाब का प्रतिनिधि के तौर पर माना जाता था और ये अपेक्षा की जाती थी कि मैं पंजाबी के बारे में या पंजाबियों के बारे में या पंजाबी साहित्य के बारे में कुछ ना कुछ जानता हूँगा। बहरहाल इसको आगे बढ़ाते हुए मैं श्रीनगर पहुँच गया। श्रीनगर पहुँचने के बाद हमारे एक साथी मिले नवभारत टाइम्स के पंडित हरिदास शर्मा, अच्छी दोस्ती हो गई। दिल्ली में भी साथ साथ ही बैठते थे, तो हमने लद्दाख कवर किया, इकट्ठे रहे VIP गेस्ट हाउस में और जहाँ जो प्रॉब्लम थी, जो समस्या थी, उसको देखा। उसका देखने के बाद एक से बढ़ के एक मुझे कई स्टोरीज़ मिल गई। जैसे हम श्रीनगर से क्रॉस करते हैं तो रास्ते में द्रास आता है, तो पता चला कि द्रास दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा स्थान है। अब मन में ये कुतूहल हुआ, ये मन इच्छा हुई कि क्यों ना पहला स्थान भी देखा जाए। पहला स्थान यानी साइबेरिया, किस्मत ने साथ दिया, वहाँ भी मैं हो आया था, लेकिन शुरुआत वहीं से हुई थी। उसके बाद लद्दाख, लेह लद्दाख पहुँचे। रास्ते में पता चला कि यहाँ गुरु नानक देव जी आए थे, उनके सम्मान में एक गुरुद्वारा भी था, वहाँ दर्शन किए। लेह के बाद हम लोग चांगला चशुल भी गए, तो दोनों तरफ की सीमाओं को देखा। करगिल में पाकिस्तान के साथ अपनी सीमाएं और लेह चांगला चशुल में चीन के साथ अपनी सीमाएं। तो ये अलग से एक स्टोरी बन गई। तो इस तरीके से करते करते 4-5 स्टोरी बन गई। जब मैंने आकर रघुवीर जी को बताया, मैंने कहा साहब वो एक स्टोरी तो सरकारी होगी, डिफेंस वाली। बोले और? मैंने कहा और 3-4 स्टोरीज़ हैं। तो हंसे और बोले आप समझे मैंने आपको क्यों भेजा था? ये होता है कि आप अपने आप को सदैव चौकस रखें और इस काम को आगे करते रहें, और ये मैं जानता था कि ये आप कर सकते हैं। तो अब हालत मेरी ये हो गई कि जहाँ भी कहीं 1 हफ्ते का टूर होता
कोई प्रायोजित यात्राएं होती, दौरे होते, तो मुझे याद किया जाता। मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि रघुवीर साहब जी मुझे इतना सम्मान देते थे, इतनी इज्जत दिया करते थे। ऐसे ही एक बार मुझे उन्होंने बिहार भेजा। बिहार भूदान का आप देख के आइए कि इतने सब कहते हैं कि बहुत भूदान किया क्या है, उसका वितरण कैसे हुआ है। तो वहाँ भी गया। अब पटना से लेके समझिए विराटनगर तक मैं कार से घूमा। तो मेरी खुशकिस्मती है कि पटना में मेरी मुलाकात श्री फणीश्वरनाथ रेणु से हो गई। वो दिनमान के लिए लिखा करते थे। यहाँ मैं फिर डिटूर कर रहा हूँ कि दिनमान के लिए उन्होंने और वात्स्यायन जी ने बिहार का अकाल कवर किया था। रिपोर्टिंग रेणु जी ने की थी और फोटो वात्स्यायन जी ने लिए थे। जैसे अच्छे वात्स्यायन जी रिपोर्टर और फोटोग्राफर थे, वैसे ही बेहतरीन रघुवीर साहब भी बेहतरीन लेखक और फोटोग्राफर हैं। जैसे वात्स्यायन जी बहुभाषी थे, वैसे रघुवीर साहब जी भी कई भाषाएं जानते हैं। बंगला में दोनों ही पारंगत हैं, वात्स्यायन जी भी थे और रघुवीर जी भी थे। इसमें मैं बाद में आऊँगा। तो रेणु जी ने मुझे सलाह दी कि आप विराटनगर की तरफ जा ही रहे हैं, हालांकि वो आपका रास्ते वो नेपाल में पड़ता है, लेकिन आपका मन है विदेश देखने का, ज़रूर जाइए, लेकिन सहरसा और पूर्णिया ज़रूर जाइएगा। मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा वहाँ पर ताज़े ताज़े बिहारी सिख बने हैं और आपको जितने भी बिहारी सिख मिलेंगे वो आपको सहरसा और पूर्णिया में मिलेंगे। मैं गया, लोगों से मिला, सब गुरु सिख थे, पगड़ी धारी हुई, दाढ़ी रखी हुई और पाठ पर गुरु ग्रंथ साहब पे पाठ भी कर रहे थे। कुछ लोग बैठे कीर्तन भी कर रहे थे। उनको सिर्फ उनके उच्चारण से लगता था कि ये बिहारी हैं, लेकिन पूरे गुरसिख थे। जब मैंने उनसे पंजाबी में बात करनी चाहिए तो बोले हमें बोलनी नहीं आती, हमने जितना गुरु वाणी थी वो रट के रखी हुई है, वो बोल सकते हैं। बाद में पता चला कि जो पटना साहब गुरुद्वारे के मुख्य ग्रंथी हैं वो भी बिहारी सिख हैं। तो इस तरीके से बिहारी सिखों की एक स्टोरी मिल गई। फिर मन था चला देखा जाए, मैं विदेश नहीं गया हूँ तो देखा जाए वहाँ जाके विराटनगर भी, तो एक हल्का सा 1 घंटे 2 घंटे के लिए विराटनगर भी हो आया। एक ये भी स्टोरी बन गई। इस तरह वापस लौट के जब रघुवीर जी को बताया तो बहुत खुश हुए। तो बोले कि मुझे इसलिए तो आप पे विश्वास है कि आप जाएंगे, सिर्फ एक स्टोरी नहीं करेंगे, साथ में और स्टोरियाँ लाएंगे। एक स्टोरी के मतलब कुछ होता है और कई स्टोरियों का मतलब कुछ होता है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि बिहार में दिनमान का सबसे ज़्यादा वितरण है, सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन है। तो आप जहाँ जहाँ भी गए हैं, जिस जिस की स्टोरी जहाँ जहाँ की स्टोरी की हैं, समझिए कि आपने सर्कुलेशन डिपार्टमेंट वालों को हौसला बढ़ा दिया, उनकी हिम्मत बढ़ा दी, वो बहुत खुश हो गए। और दिनमान इस मामले में लकी है, इस मामले में सौभाग्यशाली है कि वहाँ हमारे लेखक, हमें संवाददाता मिल जाएंगे ताकि आने वाले दिनों में हमें कहीं ज़रूरत पड़े तो उनसे हम कुछ लिखवा सकें। इस तरीके से एक पंथ कई काज हो जाते हैं। तो इस तरीके से कई कई स्टोरियाँ वहाँ भी बन गई। अब होता ये था कि आप जहाँ जाते थे वहाँ आप दिनमान के प्रतिनिधि होते थे, दिनमान के सब कुछ होते थे। आप दिनमान के संपादक भी हैं, दिनमान के रिपोर्टर भी हैं, दिनमान के सर्कुलेशन मैनेजर भी हैं, दिनमान के एडवर्टीजमेंट मैनेजर भी हैं। तो जो कुछ मुझसे बन पड़ता है दिनमान की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, विकास के लिए, वो मैं करने का प्रयास किया करता था। इसी तरीके से ये काम चलता रहा। लोकल रिपोर्टिंग भी होती रही और डिफेंस भी होता रहा, फॉरेन अफेयर्स भी होते रहे। एक दिन फिर उन्होंने कहा कि एक लंबा टूर पे और जाना है, ये खादी उद्योग वाले जो हैं ये राजस्थान ले जाना चाहते हैं और यहीं से गाड़ी पे जाएंगे आप, और भी कुछ पत्रकार हैं। तो मैं तैयार हो गया, चला गया वहाँ पर भी। वहाँ भी मेरे साथ एक मुझे मित्र मिल गए जिनका नाम था राज गिल।
ये हिंदुस्तान टाइम्स में थे। इनके साथ पहले मैं लद्दाख जाने वाला था, लेकिन इनका जो लोग थे वो पहले हुआ थे, तो उसने मुझे लद्दाख जाने से पहले भी ब्रीफ किया था। तो हम दोनों अच्छे थे। वो राजगिल बहुत अच्छे लेखक भी थे, पंजाबी भी लिखते थे और अंग्रेज़ी में लिखते थे, और हिंदुस्तान टाइम्स के विशेष संवाददाता थे। कुछ समय के लिए इवनिंग न्यूज़ के संपादक भी रहे थे वो। तो मुझसे काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। हमने वहाँ पर कई जगह देखे, उनका जो वो खादी उद्योग दिखाना चाहते थे उसका अध्ययन किया। उसके साथ साथ रेगिस्तान पर लिखा, उसके वहाँ पर शेखावटी पेंटिंग लिखा और तरह की पेंटिंग्स जी हमने लिखा, और तमाम तरह की जीवन शैली पर लिखा। अब यहाँ पेंटिंग्स में बात आई है तो एक बात और मैं यहाँ स्पष्ट कर दूँ कि दिनमान में रहते हुए वासैन जी और उसके बाद रघुवीर शाह ने हर आदमी को ऐसा बना दिया था कि कहीं पर भी कोई जाए तो अपने आप को पंगु महसूस ना करे। हर बंदा हर चीज़ जाने, इसका मतलब हर बंदा हर फन मौला होना चाहिए, उसको हर विषय की जानकारी होनी चाहिए। ये दिनमान की बहुत बड़ी खासियत थी जो हमें विरासत मिली शाह जी से और वात्स्यायन जी से। उन्होंने हर आदमी को इतना प्रशिक्षित कर दिया था कि आप कहीं भी जाएं तो ये मार न के हमें ये जानते नहीं हैं। यहाँ तक कि खेल और खिलाड़ी भी मैं लिखा करता था और अर्थ जगत भी लिखा करता, तमाम तरह चीज़ें लिखी करती थी। एक वक्त तो कभी कभी ऐसा भी आया था कि आधा आधा दिनमान भी मुझे लिखना पड़ गया था, कहीं ना कहीं किसी न किसी की वजह से। एक प्रसंग और याद आ रहा है। वात्स्यायन जी ने एक बार कहा कि क्या आप प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं? तब मैं नया नहीं आया था। मैंने कहा जी हाँ, मैं ज़रूर कर सकता हूँ। तो होता यह था कि हम लोग बैठते तो साथ बहादुर शाह जफ़र मार्ग पर थे और हमारा प्रेस था 10 दरियागंज में। तो हर बंदा वहाँ पर दरियागंज जाया करता था प्रूफ रीडिंग करने के लिए। तो इस तरीके से कुछ दिन, एक दिन कई लोग छुट्टी पर चले गए, तो मैंने और श्रीमती शुक्ला रुद्र ने वहाँ पर बैठ के पेज पास किए, और वात्स्यायन जी कहीं बाहर जाना था, वो ना जाके वो दफ्तर में बैठे रहे। देखते होता ये था कि मान लीजिए कहीं मैटर कोई कम हो गया, कहीं पेज बनाते कुछ हो गया, तो कोई ना कोई बंदा वहाँ बैठा हो, मैं तैयार करता रहे। अब यहाँ पेज बनाने के बाद यहाँ और हम करें, आपको बताना चाहूँगा कि जिन दिनों दिनमान निकलता था आज जैसी सुविधाएं नहीं थी। तब जो पेज बनाने या जो कंपोजिंग की व्यवस्था थी वो हैंड कंपोजिंग हुआ करती थी। मुझे नहीं मालूम आज के पत्रकार या आज के बच्चे इस बारे में कितना जानते हैं। हैंड कंपोजिंग होता है कि एक एक शब्द लेके जो कंपोजिटर है वो उसे बनाता है, लाइनें पहले कंपोज होता है, फिर पेज बनते हैं, फिर हम लोग गैलियाँ पढ़ा करते थे, गैलियों में करेक्शन हुआ करते थे, फिर पेज बना करते थे, उसके बाद फर्में बना करते थे, और तरह तरह की बहुत पेचीदा हुआ करती चीज़ें। उन पेचीदा चीज़ों निकलते निकलते हम लोग दिनमान निकाला करते थे। दिनमान ही क्यों, हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया भी हैंड कंपोजिंग से हुआ करते थे। कोई सुविधाएं नहीं थी, लेकिन काम करने का आनंद आता था, क्योंकि हम लोग टीम वर्क के तौर पे काम करते थे और एक मिशनरी के तौर पे काम करते थे। कुछ सीखते थे, सीखने को होता था। अब यहाँ कंपोजिशन की बात हुई है, कंपोजिटर की बात, तो एक बात और याद आ रही है। एक बार हुआ ये कि हमारा कोई साथी पेज ओके करना भूल गया। ओके करने का मतलब यह है कि जब अगले दिन अखबार या दिनमान छपना हो तो रात को बैठ के आपको सारे पेज पास करने पड़ते हैं। तो एक दिन कोई बंदा पेज करना भूल गया। उन दिनों हर एक के घर टेलीफोन नहीं हुआ करता था, सिर्फ संपादक के घर था। तो वात्स्यायन जी के घर किसी ने फ़ोन किया रात को 12 बजे कि सर एक पेज रह गया, ओके नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा मैं आता हूँ। तब वो चाणक्यपुरी रहा करते थे, अपनी उनके पास गाड़ी थी स्टैंडर्ड, उसको उठाया और आ गए, देख के पेज किया, ओके किया। पेज ओके करने के बाद उनकी नज़र कंपोजिटर के स्टूल की तरफ पड़ी, तो एक स्टूल पे जाकर बैठ गए और एक बैठ के कंपोजिंग करने लगे।
तो सारा जो कंपोजिटर लोग थे, जहाँ दफ्तर था, वहाँ इकट्ठा हो गया। देख रहे हैं कि दिनमान का संपादक कंपोजिटर के सूट पे बैठा कंपोजिंग कर रहा है। तो उन्होंने देखा कि एक पैरा कर दिया तो उठ के चलने लगे, तो सब ने घेर लिया। बोले सर आप ये कैसे जानते हैं? बोले जैसे टच सिस्टम से टाइप हो सकता है, वैसे इस डिब्बे में मुझे ये मालूम है कौन सा अंक या कौन सा स्वर कहाँ कहाँ रखा हुआ है। उन्होंने फिर बताया कि हम लोग प्रतीक निकालते हैं इलाहाबाद से, तो जब कभी कभी कोई कंपोजिटर नहीं आता तो हम लोग खुद ही बैठ के कंपोजिंग कर लेते हैं। तो ऐसे हरफन मौला हमारे संपादक रहे हैं, ऐसे ही हर रघुवीर जी का है। वो भी कहीं कोई नहीं आया तो उठा अपना लिख लिया और भेज दिया, या रिपोर्टिंग के लिए खुद चले गए। उनकी रिपोर्टिंग में अभी दोनों पे आता हूँ, एक वासैन जी की रिपोर्टिंग और रघुवीर जी की रिपोर्टिंग। बहरहाल जब मैं खादी ग्रामोद्योग के आया तो उनको बताया कि मैंने 3-4 स्टोरी कर ली हैं और एक ये कला के बारे के भी है। तो बोले कला की स्टोरी? मैंने कहा हाँ, मैं अपने साथी प्रयाग शुक्ल के साथ कला की प्रदर्शनी में जाया करता था, तो उन्होंने मुझे बेसिक्स बता दिए थे। उस बेसिक्स को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कला की स्टोरियाँ कुछ की हैं। तो बहुत खुश हुए, बोले वाह कमाल है। मैंने कहा ऐसे संगीत की चीज़ों में प्रयाग जी के साथ जाया करता था और करता था। तो इस तरीके से हम लोगों की ट्रेनिंग हुआ करती थी। कहीं कोई रिपोर्टर ये नहीं कहता था कि मुझे फ़लाँ चीज़ नहीं आती है। अब मुझे नहीं मालूम आजकल इस तरह की ट्रेनिंग मिलती है कि नहीं मिलती, लेकिन हम खुशकिस्मत हैं। पहले वासैन जी और उसके बाद रघुवीर जी ने हमें ऐसी ट्रेनिंग दी कि हम कहीं मार नहीं खाते, कहीं पर भी गए, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो। और मज़ेदार बात यह है कि जहाँ जहाँ हम लोग जाते थे और हमारे आने के बाद सर्कुलेशन वाले कहा करते थे कि साहब इसका तो सर्कुलेशन बढ़ गया है, फ़लाँ जगह से इतने एक्स्ट्रा कापी के आर्डर आए हैं। तो इस तरीके से हम कई तरह के एम्बेसडर थे, प्रतिनिधि थे अखबारों के और लोगों को जोड़ने के लिए। तो जब बाद में लोग ये कहने लगे कि हम तो दिनमान पढ़ के IAS बन गए, कोई कहता हम PCS बन गए, तो इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये दिनमान था, क्योंकि दिनमान में निकालने में बहुत मेहनत की जाती थी। ना तो उस समय इंटरनेट था, ना गूगल मास्टर थे, ना कोई कंप्यूटर था, सब कुछ आपको खुद करना पड़ता था। अब यहाँ एक और जगह जगह प्रसंग याद आ रहा है जहाँ वासैन जी और रघुवीर जी जुड़े होते हैं, तो इसलिए उन प्रसंगों को बार बार कहने के बताने की ज़रूरत पड़ती है। और रघुवीर जी को एक बार मैंने कहा कि मैं तो विदेश हो आया हूँ। बोले कहाँ? मैंने कहा विराटनगर। बोले चिंता मत कीजिए, अभी तो आपके पास विदेश बीट है और मुझे मालूम है कि आपके किस किस तरह से पहचान है, दायरा है। दायरा आपका निजी नहीं है, दायरा निर्माण का है। मैंने कहा जी हाँ। उन दिनों ये बताना भी शायद ज़रूरी उन लोगों के लिए है जो नहीं जानते हैं, 2 महाशक्तियाँ थीं, अमेरिका और सोवियत संघ। इन दोनों के यहाँ पर इंफॉर्मेशन सूचना केंद्र हुआ करते थे। अमेरिका का हुआ करता था मंडी हाउस के पास, और इसका था 12 खंबा रोड पे, सोवियत संघ का 25-12 खंबा रोड पे। ये लोग अपने यहाँ भी अखबारें निकालता करते थे, जैसे कि अमेरिका दूतावास या सूचना केंद्र निकाला करता था अमेरिकन रिपोर्टर, और स्पेन सूचना केंद्र, सोवियत सूचना केंद्र निकाला करता था स्पुतनिक, सोवियत लैंड और तरह की चीज़ें, और ये सभी भाषाओं में निकाला करते थे। तो यह प्रचार सामग्री तो खूब भेजा करते थे, हम उनको नज़र डालते थे, लेते नहीं थे। मुझे कोई भी स्टोरी करनी होती थी, किसी की भी स्टोरी विदेश में, ऐसे जर्मनी की भी निकलती थी, जर्मनी में जर्मन समाचार या जर्मन न्यूज़ हुआ करता था। ब्रिटेन के होता था दिस इज़ ब्रिटेन, ये ब्रिटेन है। उनके छोटे चीन का भी हुआ करता था। स्टोरियाँ, सामग्री, प्रचार सामग्री हमारे पास सब आया करते थे, लेकिन जब हमें स्टोरी करनी होती थी तो हम उनके जो प्रेस
अटैची हुआ करते थे, उनसे मिला करते थे। हम कहते थे भाई फ़लाँ विषय पे फ़लाँ स्टोरी चाहिए, तो हमें आज ये स्पेशल आया करती थी। हमें जितनी स्टोरी की ज़रूरत होती थी हम उतना करते थे, और हमारी कोई स्टोरी एक तरफा नहीं हुआ करती थी। दिनमान की खासियत थी, कोई स्टोरी एक तरफा नहीं होती है, और सब करके संतुलित स्टोरी हम लोग किया करते थे। और जब उनको कापी देती थी, जब उनके पास कापियाँ खुद भी पहुंच जाया करती थी, तो कहते थे हमें फ़ोन करके, चाहे वह सैन जी हों, उसके बाद रघुबीर जी हों, बोले हमने जो बताया था उसमें तो सिर्फ 2 लाइनें या 4 लाइनें ली हैं। तो रघुबीर जी हंस के कहते थे हम लोग एक तरफा स्टोरी नहीं करते, हम लोग तटस्थ स्टोरी करते हैं, हर तरह के व्यूज़ देते हैं, आपके दिए, अमेरिका के दिए, कम्युनिस्ट कंट्री को भी देते हैं और पश्चिमी देशों को भी देते हैं। तो मुझे कई बार उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि आपकी मेहनत से विदेशों में या दूतावासों में दिनमान की पहुंच हो गई है, और मुझे अच्छा लगता था। मैंने कहा आपको कैसे मालूम हुआ? बोले इसलिए कि मैं कवि भी हूं। तो हर एम्बेसी में एक कल्चरल अटैची होता है, सांस्कृतिक सचिव होता है, वो हम लोगों को बुलाते रहते हैं। तो कभी कभी जब मैं परिचय देने लगता हूँ कि मैं दिनमान का संपादक रघुबीर से हूँ, तो बोले हमें मालूम है। तो मैं पूछता भाई कैसे? बोले ऐसा है कि आपके कोई संवाददाता हैं, कोई रिपोर्टर, वो आते रहते हैं, और उन्होंने कहा कि हमारा संपादक ये हैं और हम इस विषय पे स्टोरी करना चाहते हैं। और जो उनकी स्टोरी इतनी तथ्यात्मक होती है, हमें अच्छा लगता है। हमें अपने ऑफिस से भी, अपने दफ्तर से भी, और अपने वहाँ देश से भी सराहना मिलती है कि इस तरह के लोगों को आप मिलते रहा कीजिए, कि हमें ऐसी स्टोरी चाहिए, एक तरफा नहीं चाहिए होती है। तो इस तरीके से आपके बारे में भी लोग जानते हैं, मेरे बारे में भी जानते हैं, तो इसलिए आप निश्चिंत होकर अपना काम कीजिए। और मैं आपको बल्कि शाबाशी इस मामले में देना चाहता हूँ कि दिनमान को आपने इतने लोगों तक पहुँचाया, इतने देशों तक पहुँचाया। और सिर्फ आप तो इस बारे में करते हैं, मेरे हर साथी जहाँ भी कोई जाता है वो अब सराहना लेके लौटता है, कोई भी साथी हो, कैसा भी हो। और दिनमान की अगर प्रसार संख्या बढ़ती है तो आप लोगों के बाहर जाने से, लोगों से मिलने से बढ़ती है। ये बात भी दिनमान के पक्ष में जाती है कि वात्स्यायन जी ने ऑन द स्पॉट रिपोर्टिंग हम लोगों को सिखाई, बताई, और उसको जो गति दी वो रघुबीर साहब ने दी। क्योंकि रघुबीर साहब खुद फील्ड में थे, वो ये जानते थे कि जब तक किसी घटना स्थल या दुर्घटना स्थल पर जाकर स्टोरी नहीं की जाएगी तो उसके साथ इंसाफ नहीं किया जा सकता। कौन स्टोरी किस तरह से कोई छापता है हमें क्या मालूम, किसके दिल में क्या है, कोई कहाँ कितना कोई तटस्थ है भी कि नहीं है। तो अक्सर हम लोगों को ऑन द स्पॉट भेजा जाता था। जो रवायत हम लोगों ने शुरू की थी दिनमान में, वात्स्यायन जी और रघुबीर साहब जी ने, आज खुशी है कि आज वो सब देश भर के लोग, चाहे वो टीवी वाले हों चाहे कोई हों, सब अपना रहे हैं। जो कष्ट या जो दुख या जो परेशानियां हम लोगों ने सही की और सह के खुशी खुशी अच्छी अखबार निकाला करते थे, आज इतनी सुविधाएं होने के बावजूद भी अनफॉर्चुनेटली उस तरह के काम नहीं हो पा रहा है। वक्त की बात होती है, पीढ़ी की बात होती है, सुविधाओं की बात शायद कहते हैं कि सुविधाएं लोगों को बिगाड़ देती हैं, लेकिन हम लोगों को ये सुविधाएं नहीं थी तो हम लोगों को एकजुट की हुई थी। हमारे अच्छे संपादक हमें मिले 2, वात्स्यायन जी और रघुबीर जी, जो खुद बहुत मेहनती थे, खुद ऑन द स्पॉट जाया करते थे। अब ऑन द स्पॉट की मैं बात आपको बताऊं, गोवा बहुत देर से आज़ाद हुआ था। जब गोवा की आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपना महाधिवेशन किया तो उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए खुद वात्स्यायन जी गए, और जो उन्होंने रिपोर्ट भेजी गज़ब की थी, और लोगों ने उसको कहा कि ऐसी रिपोर्ट होनी चाहिए। तो रिपोर्ट
उनकी छप गई। एक दिन मुझे बुलाते हैं, कहें एक पर्ची मुझे थी, वो उनके पास पीले रंग के कागज़ हुआ करते थे, उस पर्ची में 3 या 4 पॉइंट थे। उन्होंने कहा ये उस वक़्त के मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के चीफ मिनिस्टर थे, बोले मैं उनसे मिला हूँ तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, आप इसको 1 पेज की स्टोरी बना दीजिए। 1 पेज का मतलब 1000 शब्दों की। अब बैठ के संपादक ने कहा तो बनाना, शायद वो इम्तिहान लेना चाहते होंगे हमारा। तो स्टोरी बनाई, कोशिश करके 2-3 घंटे में बना के भेज दी, और खुशी है को ज्यों की त्यों मेरे पास लौट के आ गई, सिवाय 1-2 शब्दों के बदलने के। तो संपादक के इम्तिहान लेने के अपने तरीके हुआ करते थे। अब मैं पंजाबी तो हूँ, सरदार भी हूँ, लेकिन क्या मैं हर एक को जानता हूँ, इतनी ज़रूरी नहीं है ना। उन्होंने एक बार कहा कि शिव बटाली पे स्टोरी बनाओ। शिव बटाली बहुत पंजाबी के कवि थे, उनकी डेथ हो गई थी जल्दी उम्र में, मैं ज़्यादा जानता नहीं था। तो उस दिन वात्स्यायन जी ने मुझे पंजाबी में बोलते हुए कहा कि तुम करो इसे, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तब मुझे पता है कि वात्स्यायन जी वास्तव में पंजाबी हैं। तो उन्होंने मुझे मदद की, रास्ता बताया, साहित्य अकादमी भेजा माचवा जी से मिलने के लिए। पंजाबी के जो राइटर थे प्रभजोत को, नरेंद्र पाल सिंह, उनके पास भेजा। उन्होंने कहा कि उनसे बात कीजिए, सलाह लीजिए। तो कह रहा मैं स्टोरी बना के दी उनको, वो उन्हें भाई पसंद की। तो जहाँ जहाँ पंजाबी को कोट करना था उन्होंने कोट करके दिया। तो इस तरीके के जब संपादक आपके साथ इस तरीके का काम करें और ख़ुद खुद पढ़ा लिखा हो तो मज़ा आता है काम करने से। यही याद रघुवीर जी का था। 1971 में बांग्लादेश जब बना, उस समय रघुवीर जी बांग्लादेश के बॉर्डर में घूमे और तमाम तरह की बहुत अच्छी स्टोरी के वो बंगला जानते थे। तब मुझे पता चला कि रघुवीर झाई को बंगला का बहुत अच्छा ज्ञान है। लोगों को मिलते, लोगों से ला के जो उन्होंने स्टोरी फाइल की उसे भी पसंद किया, कि बहुत सराहा गया। तो ये हमारा सौभाग्य रहा है। अब आते हैं उनके कार्य, हमें जो मतलब हम जगह जगह कदम कदम पे हमारा मार्गदर्शन क्या करते थे। 1975 में मुझे पश्चिम जर्मनी का इनविटेशन आया। पश्चिम जर्मनी इसलिए कह रहा हूँ, उस समय 2 जर्मनी हुआ करते थे, पूर्व जर्मनी और पश्चिम जर्मनी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उनका विभाजन हो गया था। तो पश्चिम जर्मनी में लोकतंत्री व्यवस्था थी और पूर्व जर्मनी में कम्युनिस्ट सरकार, जो वो समाजवादी सरकार के तहत होते। तो मैंने उनसे कहा कि साहब ये वहाँ से फ़ोन आया है कि इस तरह के चीज़ें मुझे वहाँ जाना है। तो बोले जाइए, उसमें क्या बात है। मैंने आपसे कहा था ना, ये तो विराटनगर तक शुरुआत है, स्टेपिंग स्टोन है, अभी तो आपको बहुत जगह जाना है। तो उन्होंने गाइड किया कि वहाँ जाके क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, किस तरह की स्टोरी लानी है। तो वहाँ पहुँच गया। स्टोरी अब भाई अब भेजें कैसे सर, अब यहाँ तो है ना, वहाँ बैठिए और कंप्यूटर बैठे और डायरेक्ट यहाँ आ जाएगी। स्टोरी लिखी, बनाई, अब वहाँ के अपने एम्बेसीज को फ़ोन किया, वहाँ जाके स्टोरी दी लिख के, या हवाई अड्डे चले गए, उनसे रिक्वेस्ट की, और यहाँ रघुवीर जी को या वात्स्यायन जी को, रघुवीर जी को मैसेज कर दिया कि साहब ये स्टोरी, तो वो यहाँ से विदेश मंत्रालय से मंगाते ये करते। तो हम लोग इस तरह किया करते थे। अब जो स्टोरियाँ कैसे की जाएँ, कहाँ की जाएँ, सुविधाएँ कहाँ से, टेलीप्रिंटर हुआ करते थे। आजकल की तरह तो था नहीं कि कोई किसी तरीके से आपको सुविधा हो, संचार व्यवस्था हो, परिवहन की व्यवस्था हो, कुछ नहीं हुआ करता था। तो हम लोग खुद जुगाड़ किया करते थे किस तरीके से हम जेडी पेपर के साथ या विदेशियों के साथ काम करें। अब यहाँ एक और चीज़ याद आ रही है। अमेरिका का इलेक्शन था, शायद निक्सन प्रेसिडेंट बनने वाले थे। हमारी अखबार हमें रात को मंगलवार को छोड़नी होती थी, और अमेरिका में मंगलवार को इलेक्शन होते हैं। उनका सिद्ध तय है कि नवंबर के पहले मंगलवार को इलेक्शन होंगे। तो इलेक्शन हो गए।
हमें रघुबीर जी ने कहा कि ऐसा कीजिए कि आप पूरी उनकी जो पृष्ठभूमियाँ तैयार कर लीजिए और ऊपर का एक पैरा या दो पैरा ऐसा बना लीजिए कि अगर वो जीतें तो कैसे क्या होगा और हारें तो क्या होगा। हमने वही किया। बोले जब आप निकलने लगे मंगलवार की रात को या बुधवार जब भी निकलने लगे तो जो पैरा सही हो वो चश्मा कर दीजिए। तो हमने वही किया, ऐसे ही कवर बनवा लिए, वैसे वही किए। तो जब अगले दिन दिनमान आया तो सब लोग भौचक कि एक साप्ताहिक पत्र दैनिक पत्र के साथ मुकाबला कैसे कर रहे हैं। तो ये हमारे संपादकों की दूरदर्शिता होती थी कि किस तरीके से कहाँ कैसे करना है। ये अगर किसी को सीखना था तो वो थे रघुबीर साहब वात्स्यायन जी। तो एक बार फिर मुझे जर्मनी में जब आया तो पश्चिम जर्मनी से फिर हम लोग वहाँ से गलियारा होता था तो पूर्व जर्मनी के लिए बर्लिन से, तो बर्लिन जाके देखा है कि ईस्ट बर्लिन कैसा होता है, वेस्ट बर्लिन कैसा होता है। उसके बाद लग गया तो लंदन में भी 2-3 दिन रह आया और पेरिस में भी हो आया। तो सब आके उनको बता दी। तो उन्हें एक के साथ एक स्टोरी के साथ 4-5 स्टोरी मिल गई और जो मेरे मेज़बान थे वो भी खुश हो गए कि जर्मनी के बारे में इतना कुछ लिखा, इतने चीज़ें की। 1977 में मुझे सोवियत संघ का इनविटेशन आया। तो अब रघुबीर जी ने सलाह दी कि देखिए एक जगह का इनविटेशन आता है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके रिलेशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि और कितने आप इनविटेशन ले सकते हैं। तो उनके सलाह के अनुसार मेरे कई जगह जो संपर्क सूत्र थे सबसे बात हुई और 1970 में 1-2 हफ्ते का इनविटेशन तो सोवियत संघ का था और उसके साथ मुझे और 7 देशों के इनविटेशन मिल गए। तो इस प्रकार एक के साथ साथ मैं 2 हफ्ते की जगह 2 महीने बाद घर लौटा और जानकारियों से भरा हुआ स्टोरियाँ खूब लेके सोवियत संघ की मॉस्को से 2-3 स्टोरीज मैंने ज़रूर वहाँ भेजी रघुबीर जी के पास, जो उन्होंने खुद एडिट करके छापी थी मेरे जाने से पहले ही। उस वक़्त जनता पार्टी की सरकार थी और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई मुझे मॉस्को एयरपोर्ट पे मिले थे वेव करते हुए और उस वक़्त जो एम्बेसडर थे वो थे इंद्र कुमार गुजराल। तो इस तरह इंद्र कुमार गुजराल से भी मेरी उन दिनों 1970 में मुलाकात हो गए थे, जो हमारा दोस्ती के रूप में परिवर्तित हो गई। जब वो प्रधानमंत्री बने तो मुझे उनसे मिलने में कभी कहते ही दिक्कत नहीं आई। असली जो पेंच जो आपको मैं बताना चाहता हूँ वो 1979 का है। 1979 में मुझे अमेरिका का 1 महीने का इनविटेशन आया। सब लोगों को ताज्जुब हुआ कि ये साप्ताहिक पत्र में काम करता है, इसको इनविटेशन कहाँ से मिल जाते हैं। तो कुछ हमारे मेहरबान दोस्त, बड़े अनुभवी, बड़े वरिष्ठ, उन्होंने अमेरिकन एम्बेसी को या सूचना केंद्र से कहा कि साहब इसको भेज रहे हैं, ये तो बहुत जूनियर है और रिपोर्टर है, इसे कहाँ, इसे क्या समझ है। तो उनको एक टका सा जवाब मिला कि हमारा विशेषाधिकार है, हम जानते हैं कि किसको इनवाइट करना है किसको नहीं करना। हम दिनमान को टाइम और न्यूज़ वीक की श्रेणी में रखते हैं, ऐसे नहीं, क्यों हम जानते हैं कि यहाँ का जो काम करने वाला आदमी है या जिसको हमने इनवाइट किया है वो किस किस्म का आदमी है। तो ये उनका टका सा जवाब मिला। अब रघुबीर जी ने कहा कि आप आज हम लोग बैठते हैं, चलिए। यहाँ पे और थोड़ी सी मैं आपको बात कर दूँ कि संपादक के किसके साथ कैसे रिलेशन होते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि हर आदमी को मालूम हो, या किस व्यक्ति का किस व्यक्ति के साथ क्या पर्सनल रिलेशन है, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो अगर मुझे रघुबीर जी ने कहा कि हम बैठेंगे तो मैं समझ गया क्या बैठेंगे, क्या करना है। तो हम लोग इकट्ठे बैठे, दोनों ही
अपनी अपनी ड्रिंक लेके बैठे। वहाँ उनकी कलात्मक पता चली कि वो किस तरह के कितने गहरे आदमी हैं और क्या सोच रखते हैं और क्या कितनी कितना उनका नॉलेज है, कितना ज्ञान है। तो उनको मैंने बताया कि ये है। तो बोले ठीक है, मुझे मालूम है, पहले मुझे ये भी मालूम है किन किन लोगों ने आपके खिलाफ वहाँ बात की है। आप ये मत सोचा कीजिए कि हमारे दफ्तर में या हमारे संस्थान में कुछ हर एक बंदे के कुछ विरोधी होते हैं, वो हर जगह होते हैं। आप इतनी बड़ी दुनिया में घूम रहे हैं और लगातार आप साल 2 साल बाद आपको विदेश है निमंत्रण पत्र मिल रहे हैं, तो कोई ना कोई लोगों को तकलीफ़ तो होगी। और फिर लोगों को तकलीफ़ सबसे बड़ी ये होती है कि आप एक साप्ताहिक पत्र में काम करते हैं और साप्ताहिक पत्र के रिपोर्टर की इतनी अहमियत कहाँ से होगी। उन्होंने मुझे समझाया कि जैसा मैंने पहले कहा आपको, वैसे फिर मैं बता रहा हूँ कि मेरा बहुत लोगों से आना जाना रहता है, एक साहित्यकार के तौर पे, कवि के तौर पे। तो इसलिए आपके ऊपर किसी को कोई एतराज़ नहीं है। आप पर अगर आप जाते हैं तो अपने काम की वजह से जाते हैं, अगर पहचाने जाते हैं तो आपके काम की वजह से पहचाने जाते हैं। तो इस दौर में भी उन्होंने एक बहुत बड़ी अच्छी मेरी बात की। जब मैं मई 1979 को वहाँ अमेरिका जाने वाला था, उससे पहले इंग्लैंड में इलेक्शन थे, तो उन्होंने प्रबंधन से, हमारे मैनेजमेंट से कहा कि क्योंकि वो अमेरिका जा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि इंग्लैंड के इलेक्शन भी कवर करें। 1 हफ्ते का मुझे सरकारी खर्चे पे वहाँ रहने का मौका मिला। इंग्लैंड के इलेक्शन कवर किए, जिसमें मार्gaरेट थैचर जीती थी। एडवर्ड हीथ का इंटरव्यू मैंने किया और भी जिन जिन लोगों के मैं इंटरव्यू कर सकता था बात की, और एक अच्छा सा काम जो भी कर सकता था रघुबीर जी के, हमारे संपादक की सहमति से, और हो गया। वो संतुष्ट हुए। हमारा ये सबसे बड़ा पुरस्कार यही है। इस तरीके से जगह जगह कदम कदम पर रघुबीर साहब जी का हमें समर्थन मिला। और मैं ये मानता हूँ कि यदि आपके संपादक खुद बहुत पढ़े लिखे हों, खुद हर क्षेत्र का ज्ञान रखते हों, तो किसी भी उप संपादक के लिए, रिपोर्टर के लिए, विशेष संपादक के लिए ये एक अद्भुत योगदान होता है, मिलता है। हम इस मामले में खुशी हैं। जो रघुबीर साहब जी की एक बहुत बड़ी चीज़ मुझे याद आ रही है, कितने दूरदर्शी थे वो। हमारा एक कॉलम होता था मत सम्मत, इसमें हम पाठकों के पत्र छापा करते थे। पाठकों के पत्र जो भी सिलेक्ट करता था, लेकिन वो होता ये था कि वो संपादक की टेबल से होकर जाया करते थे। यहाँ एक और बात बता दूं आपको, जितना भी सामग्री प्रेस जाती थी, ये भी ज़रूरी नहीं कि हो हर सामग्री संपादक के थ्रू जाती हो, लेकिन संपादक को मालूम होती थी। उस टाइप की सामग्री की 2 कापियाँ बनती थीं, एक फाइल कापी होती थी और दूसरी प्रेस कापी होती थी। जो फाइल कापी होती थी वो अगले दिन सुबह संपादक के टेबल पे होती थी, और संपादक उन सब को पढ़ता था, देखता था, और उसे कहीं घटाना जोड़ना घटाना होता था तो उसी वक्त जोड़ घटा देता था। ये कहना गलत है कि संपादक को मालूम नहीं होता था और कोई भी संपादकीय कर्मी अपनी मन मर्जी से कोई स्टोरी कर देता था। तो संपादक प्रत्यक्ष न सही तो परोक्ष तौर पे वो हर चीज़ जान जाता था कि इस हफ्ते क्या क्या छपने वाला है, क्या क्या नहीं होता। कुछ स्टोरीज ऐसी हुआ करती थी कि हमारे सहायक संपादक जितेंद्र गुप्त के थ्रू जाती थी, या सहायक संपादक मनोहर श्याम जोशी के थ्रू जाया करती थी। ये बता दें कि शुरू के दिनों में दिनमान में मनोहर श्याम जोशी और जितेंद्र गुप्त सहायक संपादक थे, श्रीकांत वर्मा विशेष संवाददाता थे, और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मुख्य उप संपादक थे। तो ये सब दिनमान की ही देन है, और बेशक ये अपनी अपनी जगह अलग संस्थाएं थीं, लेकिन ये दिनमान से जुड़े हुए थे। रघुबीर साहब, जैसे मैंने पहले कहा, नवभारत टाइम्स में विशेष संवाददाता थे,
1968 या 69 में वो यहाँ आए थे और 14 साल तक वो दिनमान के संपादक रहे और अपनी खुशबू छोड़ के यहाँ पर गए थे। हम जैसे लोगों को बनाने वाले ये दोनों ही संपादक थे और खुशी की बात है कि हम आज भी उन्हें उसी शिद्दत के साथ, उसी मोहब्बत के साथ, उसी प्यार के साथ याद करते हैं और अपना आभार व्यक्त करते हैं। मत सम्मत की मैं बात कर रहा था तो मत सम्मत में जितने पत्र छपते थे वो रघुबीर जी की नज़रों जाते थे। उन्होंने ना जाने कितने लोगों के पत्र छापे। एक प्रश्न चर्चा भी हमारा हुआ करती थी, एक सब्जेक्ट दे दिया जाता था, उसके ऊपर भी लोग दिया अपनी टिप्पणियाँ भेजा करते थे, वो भी संपादक के थ्रू जाते थे। तो कई बार देश के दौरे पे जाने पे कुछ लोग मिला करते थे और कहते थे देखिए साहब मेरा नाम भी दिनमान में छपा है। कोई आता हाईलाइट किए हुआ कोई बताता ये देखिए मेरा नाम है, ये मेरा पत्र छपा है। कोई कहता ये देखिए ये मेरा इस प्रदेश में मेरी स्टोरी छपी है। तो हम बड़े खुश होते, चलिए अच्छी बात है छपी है। तो लेकिन बाद में पता चला कि ऐसे लोग जो थे जो अपने आप को स्व संवाददाता बताते थे, ये हमारे संवाददाता नहीं थे, क्योंकि दिनमान का ना कहीं कोई संवाददाता था देश में, ना कहीं विदेश में था और ना कोई विशेष प्रतिनिधि था और विशेष संवाददाता ही था। तो इन लोगों ने अपने आप को स्वघोषित कर रखा था कि हम ये करते हैं। और उस समय दिनमान का इतना नाम था कि इन लोगों ने अपने तरह तरह के काम करा दिए। कोई वहाँ पर स्थानीय किसी दैनिक पत्र का स्थानीय संवाददाता बन गया, किसी कुछ बन गया, किसी ने वहाँ से कुछ सरकार से कुछ फ़ायदा उठा लिए, जो हम दिल्ली में बैठे लोगों को नहीं पता होता था, लेकिन वो लोग उठा लिया करते थे। एक और जो लोग फ़ायदा उठाते थे, जैसे वात्स्यायन जी के वक्त किसी का नाम नहीं जाता था सिवाय संपादक के, सिर्फ दो नाम जाया करते थे, एक ओम प्रकाश दीपक का और एक इंदरलाल का। इंदरलाल जो थे वो दो टूक बात लिखा करते थे और ओम प्रकाश दीपक अपने दीपक देकर, बाकी किसी का नाम नहीं जाता था। किसी ने लोगों से पूछा भी कि संपादक का नाम जाता है, संपादक सहकर्मियों को नहीं जाता, तो वात्स्यायन जी ने कहा था कि हर चीज़ के लिए संपादक जिम्मेदार है, सहकर्मी नहीं होते हैं। लेकिन वक्त का तकाजा था, जब रघुवीर जी आए तो सब लोगों के नाम जाने लगे। जब सहकर्मियों का नाम नहीं जाते तो उसका नुकसान दिनमान को ये हुआ कि बहुत सी जगह जो हमारे प्रदेश के लोग थे उन्होंने फ़ायदा उठाया ये कह के ये स्टोरी हमने की है, जबकि स्टोरी जो होती थी वो दिल्ली में लिखी जाती थी। तो इस तरह के लोगों ने फ़ायदे तमाम तरह के उठाए। तो मैं मत सम्मत के ऊपर प्रश्न चर्चा की बात कर रहा था कि इतने लोगों को रघुवीर जी ने मौके दिए कि जिनकी संख्या मुझे लगता है कि हज़ारों में हो जाएगी, जिन्होंने अपने आप को ये बताया। और रघुवीर जी खुद भी, मुझे उनके बेटे बसंत ने बताया कि सुबह उठ के अखबारें पढ़ते, कटिंग करते और फ़ोन करते किसी जाने पहचाने को, किसी अनजाने को भी कि ये फ़लाँ स्टोरी कर देना, फ़लाँ स्टोरी भेज देना, फ़लाँ करते। फ़ोन जब मिलने उनको आता कोई, तब भी खुले दिल से, खिले हुए माथे से मिलते और उनको पूरा सुनते। उनमें सहनशीलता बहुत थी, बहुत धैर्य था और लोगों को आगे बढ़ाने का वो उनमें कोई मौका नहीं जान देते थे। वो ये कहते थे कि किसी को लिखने का शौक़ है तो क्यों ना लिखे। उनके दामाद डॉक्टर हेमंत जोशी मुझे ने बताया कि वो पत्र जो थे वो रीडाइट कराते थे। उन्हें कोई मुद्दा पसंद आ गया तो उसको वापस भेजते थे कि भाई ये रीडाइट करके भेजो, तुम्हारा ये इस मुद्दे को उभार के भेजो। तो ये सब पत्र, तो मतलब ऐसा भी संपादक जो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखे और लोगों को आगे बढ़ाए, बिना जाने पहचाने, बिना चिन्हे कि कौन है कौन है कौन है, मुझे बताइए आज के ज़माने में कोई है, मिलेगा कहीं आपको? ये थे रघुवीर साहब। रघुवीर साहब ने दिनमान को कहाँ से कहाँ बढ़ा दिया। बेशक वो वात्स्यायन जी के उत्तराधिकारी थे, लेकिन वात्स्यायन जी के शिष्य थे
वो उन्हें अपना अज्ञे को पूछा, अज्ञे, बोले अज्ञे मेरे काव गुरु, अज्ञे मेरे सब कुछ। लेकिन उन्होंने अज्ञे को कभी भाई नहीं कहा, वो वात्स्यायन जी कहते थे। बाकी जबकि दूसरे लोग सर्वेश्वर जी, रेणु जी, विद्यानिवास मिश्र, भगवती शरण सिंह, सब उन्हें भाई कहते थे। बोले नहीं, वो भाई से बहुत ऊपर हैं, मेरे जीवन गुरु हैं, वो भाई कैसे हो गए? तो रिश्तों को कैसे जिया जाता है, रिश्तों को कैसे निभाया जाता है, संबंध क्या होते हैं, ये रघुबीर साहब जानते थे। देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक स्थिति कैसी हो, उसमें बात करनी हो तो रघुबीर साहब से बात कीजिए। कोई भी आ जाए, किसी मुद्दे बात कीजिए। इसका मतलब था कि वो खूब पढ़ते थे। दिन में 24 घंटे होते थे, मुझे लगता है कि वो सोते तो 4-5 घंटे या 3-4 घंटे होते होंगे। कहीं ना किसी काम में रुचियाँ बहुत थी, विविध रुचियों के मालिक थे वो। वक़्त से दफ्तर पहुंच जाते 10, साढ़े 10, पौने 11 तक। मिलने वाले आते, मिलते। कहीं कुछ निजी काम होता तो बाहर हम लोगों के पास आके बैठ जाते। हम लोग खाना खा रहे हों मान लीजिए, तो आके उसमें से एक बुर्की ले लेते, खाते। आपको ये एहसास ही नहीं होने देते थे कि वो संपादक हैं, आपके साथी हैं, सहकर्मी हैं, आपके गाइड फिलासफर हैं, आपके रक्षक हैं। कहीं आप पर दिक्कत आए तो आपके साथ हैं वो। कई ऐसी बार मैंने देखा है कि लोग आए हैं झोला पहने, मैले कुचैले, गांव से आ रहे हैं, हमें संपादक से मिलना है, और संपादक जी का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था। और कोई बात कर रहा है, बड़े मनोयोग से सुन रहे हैं, वो ये देखते थे कि शायद इस बातचीत में कोई चीज़ निकल रहा है, शायद दिलमान का इसमें कोई भला हो छुपा हो। वो होता था तो उसे उत्साहित करते थे, प्रोत्साहित करते थे। पता नहीं, ना जाने कितने लोगों को उन्होंने बनाया, उनकी गिनती किसी को मालूम नहीं। क्या बताऊं उनके संपादकीय चीज़ों के बारे में, क्या क्या बताऊं उनकी योग्यता के बारे में, क्या क्या वर्णन करूं कि कितना कुछ हो गया है, कितना कुछ उन्होंने किया है, कितना कुछ करना चाहते थे वो। 14 साल तक दिनमान के संपादक रहे और 24 साल तक मैं उन्हें जानता था। ये ज़रूरी नहीं था कि अगर संपादक नहीं है तो संपर्क खत्म हो जाए। ना मेरा संपर्क और संबंध अज्ञे से खत्म हुए थे। 22 साल में उन्हें भी जानता था। 1987 में उन्हें भी कंधा दिया था और 1990 को अपने इस दोस्त को भी। आज वो 91 वर्ष के होते हैं। बहुत बहुत याद आती। माफ कीजिएगा। क्षमा करें। थोड़ा सा डिटूर करूं, उसकी चीज़ें, उनके सामाजिक सरोकार थोड़ा सा बताता हूँ, बताता हूँ मैं। माफ कीजिए थोड़ा सा। लंबा साथ था, बहुत प्यार था, इज्जत थी एक दूसरे के लिए। हमारे यहाँ एक शादी थी तो उसमें वो अपने 4 बच्चों के साथ
हमारे यहाँ आए थे। उनकी 3 बेटियां, मंजरी, हेमा, गौरी और बेटा बसंत, चारों आए थे। शादियां हमारे यहाँ सुबह की होती हैं, तो ये बच्चे थे आए, हमारे यहाँ क्या कार्यक्रम होता है वो देखा उन्होंने, किस तरीके की शादियाँ होती हैं देखा, समय बिताया हमारे साथ, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, सबको दिखाया उनको। हमारे आग्रह करने पर लंच करके भी गए। तो तब ये पता चला कि बच्चों को कितना प्यार करते हैं और सामाजिक स्तर पे लोगों को कितना चाहते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ हमारे साथी थे योगराज थाने, उनकी बेटी की शादी थी, वो रात की थी इसलिए बच्चों को साथ नहीं ले जा सके। हम सब साथियों को अपने एम्बेसडर कार में ढो के ले गए थे। तो उनका कहीं कोई सानी नहीं था कि वो क्या हैं, वो कितने मददगार हैं। उनकी पत्नी विमलेश्वरी देवी जी, जिनको बट्टू कहते थे, कहते हैं कि जहाँ जाए उन्हें देखा किसी का कोई दुखी है तो ले आएंगे। अब बांग्लादेश गए तो वहाँ बॉर्डर का देख रहे थे, त्रिपुरा में कोई देखा, कोई बंदा जो है, एक लड़का है, वो रो रहा है। पूछा क्या है, तो उसने बताया कि मेरे माँ बाप का कत्ल कर दिया गया, मेरी बहन का कत्ल कर दिया गया, मैं किस तरह से बच निकला। तो बोले उसको अपने साथ दिल्ली ले आए, अपने घर पे रखा, और बच्चों को इतना उससे प्यार हो गया, बच्चे आज भी उसे जुंटू दादा के नाम से याद करते हैं, प्यार करते हैं। उन्होंने कहा एक बार तो हद हो गई कि एक विदेशी पत्रकार रोजर मूडी नाम का यहाँ आया और हमारे यहाँ साल भर रहा, रघुबीर जी के साथ रहता, रघुबीर जी के साथ घूमने जाता, रघुबीर जी उसकी अंग्रेजी में वो स्टोरी लिखता तो वो टाइप करके देता और वो खुद अनुवाद कर छापते हैं। वो बताते हैं पता नहीं उनसे किसी का दुख दर्द सहा नहीं। जब मैं कहता इसके लिए तो आप जिम्मेदार हैं, अगर आप सहायक ना हो, अगर आप उनका समर्थन ना करें तो कैसे करते। बोले हाँ भैया ठीक है, वो भी तो बहुत करते हैं, परिवार के लिए भी करते हैं, आप लोगों के लिए भी करते हैं। ऐसे एक और बता रहे थे कि हाथरस में गए, वहाँ भी किसी ने पता कि ये बंदा है बहुत बीमार है, इसको एम्स में भर्ती कराना है, तो उसको ले आए। एम्स से भर्ती करा, उसका परिवार हमारे घर ठहरा। उनकी एक बेटी हाइमा बताती है, तो बोले पापा ने कमाल कर दिया एक दिन। मैंने क्या हुआ? उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ माई आती थी काम करने वाली, एक दिन रोती रोती बताया कि मेरी झुग्गी गिरा दी गई है और मेरे 4 बच्चे हैं, हस्बैंड है, कहाँ जाऊँ मैं? तो बोले पापा सुन रहे थे। मैंने कहा तुम यहाँ आ जाओ। तब वो इस सरकारी क्वार्टर पारकेपुरा में रहा करते थे। बोले उसका पीछे का थोड़ी जगह थी, तो बोले तुम यहाँ रह लो। बोले किस तरह का आदमी थे वो? माई हमारी रहती, लोगों ने आपत्ति की साहब बीमारी फैल जाएगी, किस तरह के लोग हैं ये लोग। बोले कोई बात नहीं। तो माई सारी जिंदगी हमारी आभारी रही। बोले हमें नहीं मालूम था किसके साथ क्या होता है ये। इससे आदमी से बोले कोई मोची है, उससे पूछना शुरू कर देंगे तो कब से काम कर रहा है। कबाड़ी वाला कोई ऐसे कबाड़ी के घर के बारे में पूछना शुरू कर देंगे कि तुम कहाँ हो, कैसे हो।
किसी गाड़ी ठीक कराने जाएंगे तो मैकेनिक से उसके बारे में पूछना शुरू कर देंगे। मतलब ऐसा हर एक को बना लेते थे कि जैसे उन लोगों को महसूस ही नहीं होने देते थे कि वो उनका अपना है या कोई बगाया है या कोई बड़ा आदमी या छोटा आदमी है। ये उनकी तारीफ थी। वही पत्रकारिता में करते थे। कब कौन दिनमान में छप जाए। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं, क्योंकि बहुत घूमा हूं अपने देश में भी विदेश में भी, जिन लोगों को कभी उम्मीद नहीं थी कि दिनमान में छपेंगे, वो दिनमान में छपे हुए हैं और आज कई दैनिक पत्रों के संपादक हैं, कई के प्रधान संपादक हैं। मैं नाम जानता हूं लेकिन बोलूंगा नहीं। ऐसे विदेशों में हम लोगों ने कई पत्रकारों को, कई लोगों को मौका दिया। जैसे पश्चिम जर्मनी की राजधानी बान कोलोन हुआ करती थी। डोशे वेले में मैं भी गया था, वहाँ का जो बोन का। हाँ, ये भी बता दूं कि इन सब के रेडियो होते थे, जैसे कि जर्मनी का डोशे वेले था, इंग्लैंड का बीबीसी था, वाशिंगटन का वॉइस ऑफ अमेरिका था। इन सब के लोग हमसे जुड़े हुए थे और दिनमान के लिखा करते थे। जैसे राम नारायण यादव वहाँ से बॉन से लिखते थे, एक रजत अरोड़ा होते थे वो लिखा करते थे, सत्येंद्र श्रीवास्तव बीबीसी में थे वो लिखा करते थे। अमेरिका में गया तो वाशिंगटन में रवि खन्ना हुआ करते थे वो लिखा करते थे। तो ये सब जुड़ते चले गए हम लोगों के साथ और जब तक रहे जुड़े हुए हैं। रवि खन्ना तो अब दिल्ली आ गए हैं, हिंदुस्तान आ गए, आज का बम्बई में है, एक्टर बने हुए हैं। उन्हें अभी तक याद है कि मैं दिनमान में छपा करता था, लिखा करता था। तो इस तरीके से हरफन मौला थे रघुबीर साहब, सामाजिक तौर पे भी, सांस्कृतिक तौर पे भी। उनके ना मैं दावा करता उनके साहित्य के बारे में मैं जानता हूँ, ना मैं ये कहूँगा कि मैं उन्हें कवि के रूप में जानता हूँ। हाँ, उन्हें सुना है और बड़ी अच्छी तरह सुना है। लेकिन उन्होंने जो एक नई विधा चलाई थी कविता में, उसका मैं ज़रूर उल्लेख करना चाहूँगा। आमतौर पे माना जाता है कवि सम्मेलन में जाता है, कविताएं पढ़ता है, अपना खर्चा पानी चला आता है। रघुबीर जी कविता पढ़ते नहीं थे। रघुबीर जी कविता पढ़ाते थे। उनकी बेटी हेमा जब वो स्कूल में थी, शायद 9वीं या 10वीं क्लास से, तब वो देखा करती थी कि ये नई नई चीज़ें मेरे पिता सीखते क्या हैं। एक बार शायद मॉस्को से आए थे, वहाँ उन्हें पता चला कि वहाँ के कवि जो हैं उनकी कविताएं दूसरे लोग पढ़ रहे हैं। उन्हें कविता आवर्तन भी कह सकते हैं और उसके भावानुसार वो उसका मंचन भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने आके बात की
बत्ती को जोड़ नहीं सकते। इस काव्य आवृत्ति के बारे में उन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के इब्राहिम अलकाजी से बात की और कहा कि इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि आप शुरू कीजिए, अपने से शुरू कीजिए, किसी और से कीजिए। तो उन्होंने फिर अपने को उस जो वहाँ देख के आए थे कि कविता बोली और सुनी भी जाए, तो उसका उन्होंने शुरुआत की। उनकी बेटी हेमा छाया की तरह साहित्य उनके साथ रहती थी, क्योंकि अपने बचपन से ही संस्कृति के क्षेत्र में उनके साथ थी। वो कैसे कविता पढ़ी जाए, कौन पढ़े, कैसे पढ़े, इसका वो खुद भी लोगों को बताया करते। जैसे उनकी कविता पढ़ने में जैसे मनोहर सिंह, ये सब नए नए आर्टिस्ट, बड़े बड़े नामी आर्टिस्ट हैं। मनोहर सिंह, नीना गुप्ता, उत्तरा बावकर, सुरेखा सीकरी, इमरान खान, ये लोग पढ़ा करते थे। और वो विधिवत अपने प्रोग्राम भी श्री राम सेंटर में या इस तरीके से दिया करते थे, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में दिया करते थे। एक उन्होंने जो विधा चलाई थी कि सिर्फ कवि सम्मेलन तक कि हम लोग नहीं हैं, इस चीज़ें को वो खुद करके बताया करते थे और खुद क्लासेस लिया करते थे किस तरीके से उसका हो। हेमा बताती है कि पापा को संगीत का बहुत शौक था, वो संगीत की धुनें बना के बताते थे। इसका श्रेय भी वो अपनी माँ विमलेश्वर जी को देती हैं, जो क्लासिकल संगीत में जिन्हें महारत हासिल थी। रघुवीर जी के जो 3 बेटियां और एक बेटा है, सब में एक खासियत है। मंजरी दूरदर्शन में समाचार वाचिका होती थी, इसलिए उसका राजनीति या उस तरह के शौक थे। हेमा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में पढ़ाती भी हैं, पढ़ी भी हैं। ना जाने कितने एक्टर तैयार किए होंगे हेमा ने। गौरी बहुत अच्छी गायिका है, ये भी उसने अपनी माँ से सीखा है। बसंत IIT में पढ़े के आजकल अमेरिका में रह रहे हैं। तो हर चीज़ की बच्चों को उन्होंने ट्रेनिंग दी थी। और हेमा बताती है कि ऐसे खो जाते थे अपने इस काव्य मंचन में या काव्य बताने में कि लोग ये सोचते थे ये किस तरह कवि है। और खुद अच्छा गाते थे, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। साथ में आपको राग भी बताएंगे कौन से राग में गाया जाए। हेमा उनके काम को और आगे बढ़ा रही हैं और चाहती हैं कि उनका पिताश्री, उनका पापा, जो ये नई विधा चला गया है कविता आवृत्ति की, ये खूब आगे बढ़े। मानती हैं कि वो शुरू तो हो गया है काम, लेकिन जिस लगन के साथ, जिस शिद्दत के साथ रघुवीर साहब इस काम को क्या करते थे, वो और लोग कर पाएंगे, कहा नहीं जा सकता। नई नई सोच के धनी थे, नए नए काम किया करते थे, नई नई परंपराएं डालते थे।
जब मैं उनसे पूछता हूँ बच्चों से या उनकी माँ से कि समय तो उतना ही होता है, बोले हाँ वो निकाल देते थे। जब मैं बच्चों से पूछता क्या कभी आपको झिड़की गुस्सा करते पाप को देखा था, उनका ये कहना था कि गुस्सा तब आता जब हम शरारतें करते थे। मान लीजिए उन्होंने कोई हमसे बात की और हाँ अपने में मस्त हो गए, तब वो झिड़क देते थे। और अगर हम लोग मुंह फुला के बैठ जाते थे तो हमें मना लिया करते थे कि उनका गुस्सा जो है जैसे दूध में उबाल की तरह होता है वैसे हुआ करता था। और हमें मनाने के लिए गाड़ी निकालेंगे या लोधी गार्डन ले जाएंगे या इंडिया गेट ले जाएंगे। सिर्फ हमें ही नहीं, और भी कॉलोनी के बच्चों को उनके साथ खेलेंगे, खाएंगे, आइसक्रीम खिलाएंगे, ये भी समय निकाल दिया करते थे। मंजरी कहती है कि वो हमारे क्रिटिक नहीं थे, हमें सलाहकार थे, हमारे परामर्शदाता थे। अगर माँ कोई न्यूज़ पढ़ के आती हूँ कि समाचार पढ़ के आई हूँ तो आके पूछी थी पापा कैसा रहा, तो वो कहते थे कि ठीक है, अगर तुम ऐसा और कर देती, यहाँ थोड़ा सा रुक जाती, यहाँ विराम दे लेती, या इसको ऐसे कर देती तो और बढ़िया हो जाता। मतलब आपको आलोचना नहीं की, आपको समझा दिया। और बेशक उसके बाद हमने ऐसा जो किया है तो ये वसंत कहते हैं कि एक दिन मैं घर आया तो देखा पापा बांसुरी बजा रहे हैं। तो मैंने कहा अरे पापा आप बांसुरी बजाते हैं? बोले हाँ। तो तुम्हें शौक है? तो बोले हाँ। मैं अगले दिन बेटा बांसुरी मैं बांसुरी बजाने लगा। तो जब उन्होंने देखा 2-3 बार 4 बार मुझे बांसुरी बजाते, बोले मुझे दे गए, बोले तो तुम्हें अच्छी बांसुरी देता हूँ। बोले उन्होंने बड़ी सी बांसुरी मुझे दे दी, वो आज ही मेरे पास है। तो वो हमें पहचान जाते थे, जान जाते थे कि एक उनकी इनविजिबल आई होती थी जिससे वो बच्चों के बारे में जान लिया करते थे। वो तो बच्चों की बात करते हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि पत्रकारों को भी जानते थे कि किस में क्या करने की क्षमता है। इस बात को उनका दामाद हिम्मत बताता है, हिम्मत भी कहता है, हिम्मत जोशी, प्रोफेसर हिम्मत जोशी, कि आप जा रहे हैं, आपसे कुछ काम कराना चाहते हैं तो जाने के कि आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, आप करने के लायक हैं कि नहीं हैं। मैं उनसे पूछता हूँ क्या आप दोनों का किसी बात पे मतभेद? बोले मतभेद होनी बहुत बात है, आप हमारी विचारधारा लो, बहस हो, अलग बात है, लेकिन बहस सार्थक हुआ करती थी। वो अपनी बात रखते थे, मैं अपनी बात रखता था। कभी कभी हमारी सासू जी कहती थी कि क्यों बहस करते हो, लेकिन हम लोगों की बड़ी स्वस्थ बहस हुआ करती थी और मैं हमेशा उनसे कुछ सीख के ही उठता था। कुछ कितने कितने गुणों की मैं बखान करूं रघुवीर साहब की। मेरा ख्याल है उनके व्यक्तित्व के सभी आयामों को संक्षेप में मैं बता चुका हूं। हेमा का ये जरूर मन है कि जिस काम को उनके पापा कविता आवृत्ति का शुरू कर गए उसको वो आगे बढ़ाती जाएं। कहती हैं कि अब मैं रिटायरमेंट लेने वाली हूं और इतना मेरे पास ज़ख़ीरा है पापा के उस काम का जिसको मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मेरी शुभकामनाएं हैं हेमा, और मुझे विश्वास है क्योंकि मैंने आप चारों को बड़े होते हुए देखा है और अपने पापा के प्रति अगाध प्यार श्रद्धा भी महसूस की है। मेरा ख्याल है
कि जितना उनके बारे में संक्षेप में बता सकता था बात कर ले। आज अगर वो होते तो बहुत खुशी होती और हम लोगों का मार्गदर्शन वो करते, अच्छे तरीके से करते। धन्यवाद। ठीक है सर, हो गया। कुछ कुछ भूलना